कि इसमें नेचर क्या है कि जो होना ही चाहिए। एक्चुअली में बहुत सारी चीजें होती है बागवानी में। जी 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 में पैसा आता है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो अगर वो कम से कम उसमें चाहता है कि इजी हो तो वो क्या चीज करे? देखिए सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं कहूँगा हिमाचल की अगर बात करें हम लोग, और एक क्वेश्चन यहाँ और रेज करूंगा प्लीज जी जी, कि हमें ये भी बताइए, आप इतनी साल से काम कर रहे हैं जी जी, जी, तो लगभग आपको पता है पहाड़ी सेम जी, सेम जी, ठीक है, हो सकता है सोलन थोड़ा अलग हो, जी, मगर जो हमारा ऊपरी क्षेत्र है जहाँ भी सेब बहुल है, हमारा ठेऊ का एरिया ले लो आप, जी, चौपाल का एरिया ले लो, रोहू जुब्बल कोटखाई, जो भी ये रामपुर का एरिया ले लो, तो जो ये वाले एरियाज है मैक्सिमम एरिया से सैंपल आते हैं जी, यहाँ पर, जी। तो आपने एक क्या चीज पाई, मतलब ये भी इसमें ऐड करिए। मैं बिल्कुल कहूँगा जी कि हाँ हाँ जी सर। सबसे पहले तो पांचा साहब ने एक प्रश्न पूछा था किसान साहब की, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था कि कौन से टेस्ट होने चाहिए, क्या सारे टेस्ट करवाने चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। पहले तो यदि आपको अपने भूभाग के बारे में पता है, आपके पास कोई भी रिपोर्ट से किसी भी जगह की किसी भी लेबोरेटरी की, तो आपका वो एक बेस का काम कर सकती है। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि कम से कम जब आप फर्टिलाइजर हर बार डालते हैं तो कई बार आपका, खासतौर पर नाइट्रोजन जैसे फर्टिलाइजर, यूरिया या नाइट्रोजन के कोई भी फॉर्म्स अगर डालते हैं तो पीएच में फर्क पड़ता है। तो किसान साथियों, पीएच तो हर साल आपको चेक करवा लेना चाहिए। हमारी लेबोरेटरी में मात्र 150 रुपए का इसका टेस्ट है, पर 150 रुपए में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा फर्क पड़ता। पीएच एक ऐसी चीज है पांच साहब, जैसे सेब में अगर ये 5.5 से नीचे अगर आता है तो पोषक तत्वों की उपलब्धता गड़बड़ा जाती है। ये क्यों गड़बड़ाती है किसान साथियों? एक्चुअली जब पीएच आपका तेजाबी हो जाता है तो मिट्टी में ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जो पोषक तत्व होते हैं उनके स्वरूप घुलनशील नहीं रहते हैं, वो अघुलनशील बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील है लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट घुलनशील है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से नहीं मिलेगा, कैल्शियम नाइट्रेट से मिलेगा। हम थोड़ा सा किसान बागवानों को ये भी समझे कि जो ये पीएच स्केल है ये है क्या बंदा? जी पीएच क्या है? जी जी जी, किसान साथी भी बड़ी जबरदस्त बात है जी। देखिए वैसे सादी भाषा में आपको बताना चाहूंगा पीएच क्या है। ये मिट्टी का स्वभाव है। स्वभाव जैसे मान लीजिए मेरी बात करें तो मेरा शांत स्वभाव है कि उग्र स्वभाव है, तो ये जैसे अगर पानी की बात करें, हल्का सा इसमें विज्ञान में जोड़ना चाहूंगा। जैसे पानी, यहाँ लोगों को आप ऐसे भी समझा सकते हैं, जो आप घर में प्यूरिटी लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? जी जी, वो क्या कहता है, बेसिकली आपको 7 के पीएच के आसपास न्यूट्रल करके पानी उपलब्ध कराता है, गंदा पानी, उसको प्यूरिफाई। तो एक तरह का ये भी सेम है, पानी का पीएच 7 पे न्यूट्रल होता है और मिट्टी का भी 7 ही है जी। एक्चुअली मिट्टी में ही पानी होता है, पानी ही सब घोल के भोजन उपलब्ध कराता है जी। मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं, तो जितना ये पीएच न्यूट्रल 7 के आसपास में रहेगा, पोषक तत्व बढ़िया मिलेंगे। जैसे जैसे ये तेजाबी या क्षारीय होता जाएगा, पोषक तत्वों की उपलब्धता घटनी शुरू हो जाएगी सर। तो किसान साथियों, पीएच का टेस्ट तो जरूर कराएं, ठीक है जी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये पहाड़ी इलाकों में तो नहीं होता है, लेकिन अगर कोई बहुत सीधे बहुत बड़े बड़े भूभाग हों और आप कोई ड्रिप इरिगेशन से कोई केमिकल डालते हैं, फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं, तो खासतौर पर हमारे एचडीपी में तो एक और गड़बड़ हो सकती है जी, मिट्टी में लवण की मात्रा, जिसको आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं, टीडीएस भी बोलते हैं, टोटल डिसऑर्डर, तो वो बढ़ सकते हैं। तो एक दूसरा टेस्ट होता है ईसी, पीएच ईसी। तो वैसे होता नहीं, अगर आपने सही मात्रा में मतलब किया होता है। हिमाचल में भी मुझे ऐसा टेस्ट आया नहीं है जहां पर की इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी या जो नमक की मात्रा बहुत बढ़ गई है, पर कुछ इलाकों में ये जैसे 2 डेसीसीमन यानी 2000 माइक्रोसीमन से नीचे रहना चाहिए, जिसकी अंश है जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी है, नमक की मात्रा। कई जगह हमने देखा कि 1300, 1400, 1500 माइक्रोसीमन आ गई है, जो पहाड़ों में ऐसा होता नहीं है और ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो वक्त के साथ बढ़ रही है, तो फिर ये सलाइन हो जाती है जी। और सर अगर मिट्टी खारी हो जाए तो फिर खारी मिट्टी से पौधे को पानी नहीं मिलता है, फिर पौधा स्ट्रेस में रहेगा हमेशा, आप जितना मर्जी कुछ भी कर लीजिए। बहुत सारे बागवानों के क्वेश्चन आते हैं कि जी सब कुछ डाल रहा हूँ, ग्रोथ नहीं आ रही, वो भी एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो पीएच और ईसी तो बहुत महत्वपूर्ण है जी। फिर तीसरा टेस्ट होता है ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं सर। अगर आप अच्छा गोबर आपको मैला, इतना किसान बहुत नॉलेजेबल, और जो बगीचों में आप जो घास होती है, झाड़ियां होती है, उसको काट के कभी बाहर ना फेंकें जी, जलाएं ना, पॉली में डालें जी जी, उससे ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ता है, वो भी एक तरह का गोबर है, ध्यान रखिए बिल्कुल। और उससे सर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। जलाए ना कभी, हाँ, जो आप जलाते हैं जब उसकी जल गया तो सब चीज खत्म। आप वेस्ट करते हैं, जो नेचुरल और फ्री में हमारी चीजें का इस्तेमाल करना सीखिए। बेसिकली सर जब आप बर्न करते हैं ना जी कोई, तो आप जो फसल, मैं कहूंगा कि जो भोजन चक्र, पोषण का चक्र तोड़ देते हैं। जो प्राकृतिक तौर पर कुछ फंगस ने, जीवाणु ने खाना, किसी चीज का हमारे अर्थवॉर्म जिसको हम केचुआ बोलते हैं, उससे भी कंसर्न। बिल्कुल।
तो तीसरा टेस्ट ये था। ऑर्गेनिक कार्बन की वैसे जरूरत नहीं होती, अगर आपको पता है कि मेरी मिट्टी में मल्च अच्छा डाला है गोबर, तो वो टेस्ट छोड़ सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण टेस्ट शुरू में किसान साथियों, एनपीके, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है ना, तो एनपीके को जरूर आप एक बार चेक करवा सकते हैं, और 3 साल में एक बार और भी इसको टेस्ट करवाया जा सकता है। तो ये मतलब बेसिक टेस्ट के बारे में था। बाकी पूरे भी टेस्ट हो सकते हैं, अगर आप नया मान लीजिए हाई डेंसिटी ब्लॉक बनाते हैं, काफी समय से आप मैक्सिमम बागवान एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन पे जितना आप ज्यादा सालों से एक जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं सेब के लिए, तो आपको सारे टेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। हाँ। मगर अगर आप वर्जिन सॉइल पे तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है, आप डायरेक्ट बिना टेस्ट के भी कर सकते हैं। अगर सिंपली करना तो अपना पीएच करवा सकते हैं, जिसमें आप पहली बार या पिछले 10-15 साल से ही खेती करें, तो उसमें आप ज्यादा दिक्कत है। मगर जितनी पुरानी सॉइल होगी, जिससे आपने ज्यादा से ज्यादा लिया होगा, कोई 70 साल का बगीचा है, तो आपको वहां पर हर चीज की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा सा हमारे को इकोनॉमिकली भी समझनी पड़ती है हर चीज, हर बागवान की अलग प्रॉब्लम, हर तरह की चीज। तो हमारा जो मेन मकसद होता है बागवान भाइयों, एक अच्छी नॉलेज एक सिंपल वे में और फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये कम्युनिटी की डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस दिन कम्युनिटी डेवलप होती है, उस दिन आपका परिवार डेवलप होता है, उसके बाद आपका गांव डेवलप होता है, फिर आपकी सोसाइटी जो आपके तहसील है, ब्लॉक है, वो डेवलप होता है, उसके बाद प्रदेश डेवलप होता है, फिर हमारा भारत देश डेवलप होगा। इस सोच के साथ आप चले, अपना अपना कर्तव्य सब निभाए और मिल के चले। जी सर। तो किसान साथियों, फिर इन्होंने बड़ी जबरदस्त आपसे बात कही कि देखिए, अगर आपको डेवलप करना है नेशन को, तो डेवलपमेंट नीचे से शुरू होती है, ना कि ऊपर से शुरू होती है। तो डेवलपमेंट में देखिए आपकी भागीदारी कहीं भी कम नहीं होती है। तो जो भी आप काम करें, जैसे इन्होंने कहा, प्रोफेशनली करना पड़ेगा। तो आपको भी इकोनॉमिकली भी अपने आप को देखना है और प्रोफेशनली भी देखना है। तो सर, जो दूसरी आपने एक दूसरा प्रश्न पूछा था कि आपने इतने सारे टेस्ट किए हैं हिमाचल में, तो क्या निकल कर आया, मैं उसका उत्तर भी देना चाहूंगा। तो देखिए जी, जो पुराने बगीचे जैसे आपने कहा, उसमें सबसे पहले तो पीएच के बहुत ज्यादा इश्यूज आए। उसमें पीएच जो है बहुत ही तेजाबी, 4 तक भी, और इतना ज्यादा तेजाबी हो चुकी है मिट्टी की, अब उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता लगभग ना के बराबर हो गई है। ठीक है जी। और कई बार उन बगीचों में आप देखेंगे कि स्टैग्नेशन भी आ जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी नॉर्मल रेंज से 10 गुना, जैसे फॉस्फोरस 10 से 25 केजी हम मध्यम मानते हैं, तो लोगों की जमीन में 250, 300, 400 किलो तक फॉस्फोरस, और पोटाश अगर मान लीजिए 560 किलोग्राम, अगर सॉरी 120 से 200 जो मिनिमल जो नॉर्मल डोज है, तो ये 1200, 1800, 3300 केजी पर हेक्टेयर तक जा चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जो ये पी और के मिट्टी में डाल रहे हैं जी, वो यूजलेस है, और इसको तो घोल के उपलब्ध है। एक चीज और बागवान भाइयों समझने वाली है, जो हमारा नाइट्रोजन है N, वो सबसे ज्यादा लीच होता है जी, इसलिए उसकी डालना ही पड़ता है, वो कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही, ये याद रखना। अगर आपको लगता है कई लोगों को कि जी मेरा तो नाइट्रोजन बहुत आया सैंपल में, तो आप उसका आधार ना भी माने तो बराबर है। N ऐसी फॉर्म है जो सबसे ज्यादा लीच होता है। जिस दिन आप उसको मिट्टी में डालेंगे, लगभग 15 से 17 दिन के बाद वो उपलब्ध होगा, और 22-23 दिन के आसपास वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो लीच ही होगा। जितना उपलब्ध हो गया। तभी बोला जाता है कि धीरे धीरे स्प्लिट डोजेज में डाला करो। सुपर तो कभी लीच होती नहीं है, वहीं पड़ी रहेगी। आप जब सॉइल में डालते हो सिंगल सुपर फॉस्फेट, आप देखेंगे 4 साल के बाद भी पौधे में व्हाइट व्हाइट सा होता है। हम सोचते तो फर्जी है, तो फर्जी नहीं होती, वो लीच नहीं होती। तो इतना डालने की जरूरत नहीं है। हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से और अपनी समझ से डाले। दुकानदार के भरोसे कभी ना रहे। जितना आप दुकानदार से लूटते हैं, उतना हमारी इंडस्ट्री किसी से नहीं लूटी जाती है। तो हमें ये देखना होगा कि एक वैज्ञानिक सलाह और अपनी जिम्मेवारी अपनी मिट्टी के प्रति, अपने बगीचों के प्रति खुद निभाए। जी, किसान साथियों, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात आपको कही कि देखिए, नाइट्रोजन ये जो है वो कभी भी नहीं बढ़ता है। और ऐसा कई बार हो सकता है कि आपने कोई नाइट्रोजन का सोर्स डाला हो और आपने वो नमूना लिया हो, उसमें नाइट्रोजन थोड़ी अधिक आ गई हो, तो ठीक है। अन्यथा जो हमारा रिकॉर्ड है सर, गलत तरीके से सैंपल लिए हुए नमूनों को छोड़कर कभी भी नाइट्रोजन मध्यम से ऊपर नहीं आती है। और आपने जो कहा कि नाइट्रोजन ये लीच हो जाती है, मिट्टी इसको पकड़ नहीं पाती है। कभी भी आपने पानी या बर्फ ज्यादा आ गया तो ये पौधे की पकड़ से बाहर। मेरा एक एक्सपीरियंस है कि पता नहीं कितना साइंटिफिकली है, मगर तजुर्बा है कि जब आपके बगीचे में और वेजिटेशन लगे, ग्रोथ अत्यधिक है, तब आप ये पकड़ लो कि आपको 2-1 साल छोड़ जाओ, डालनी नहीं है नाइट्रोजन। क्योंकि पहले वेजिटेशन कंट्रोल करें, जो मेरा एक सिंपल फॉर्मूला, कोई डॉक्टर साइंटिस्ट तो है नहीं, सिंपल से आदमी है।
तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि सिर्फ उस कंडीशन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। मगर जब आपको जो एक पौधे के लिए जितनी चाहिए 1 से 1.5 फुट के आसपास आप ग्रोथ ले रहे हैं तो इनफ है, बहुत है वो।